हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ, यानी हर चीज आपको दोबारा से पढ़ाया जा रहा है। और ये दोबारा इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब चीज प्रेजेंट है, मतलब पूरा इंटायर सिलेबस आपका साइंस, मैथ्स, SST सब्जेक्ट, हर एक चीज ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। आप अभी भी सर्च करोगे, कोई भी चैप्टर आगे के हो चाहे पीछे के हो, बीच के हो, आपको हर एक चैप्टर्स के लेक्चर वीडियो मिलेंगे। लेकिन हम आपको ये न्यू बैच इसलिए पढ़ा रहे ताकि आपको और अच्छा क्वालिटी के वीडियोस दे सके, ताकि वो और सालों साल ऐसे ही हमारे इस चैनल पे पड़े रहे और प्रेजेंट रहे, ताकि आने वाला जनरेशन हमें इस वीडियो को देख के आनंद ले सके और साथ ही में अच्छे से कंसेप्ट को गेन कर सके। चलिए, तो आज का वीडियो जो है वो अगेन हमारा 7वीं का जो मैथ्स का हमने स्टार्ट किया था, तो मैथ्स का 4th चैप्टर हमारा चल रहा था जिसका नाम है एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल। इसके सभी लेक्चर्स बहुत सारे हमने कंप्लीट किए, सारे के सारे टॉपिक्स हो गए। एक मात्र टॉपिक रह गया था जो कि होने वाला है एक्सटीरियर एंगल के ऊपर, तो उसी के बेस पे ये लेक्चर होने वाला है जिसका नाम है लेक्चर नंबर 7, और उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 इसके एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जरूर से हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखना और बने रहना एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो एक्सटीरियर पढ़ने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो मान लो कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, हर पॉलीगॉन के क्या होते हैं, कुछ इंटीरियर एंगल्स जो है वो होते हैं। अब ये इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना, वो अगर मैं बात करूं कि ट्राइंगल, तो ट्राइंगल इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ पॉलीगॉन। ठीक है ना, ट्राइंगल के आगे आप पॉलीगॉन लगा दो, मतलब 5 साइड के, फिर हेक्सागोन लगा दो। ठीक है ना, पेंटागॉन, हेक्सागोन, आगे भी बहुत सारे साइड्स वाले जो चीजें हैं वो होती है। ठीक है ना, तो ये जो चीजें होती है, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आपको दिख रहा होगा ये चीज। ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। हाँ, बराबर। तो ये जो चीजें आपको दिख रही होगी, तो अगर आप ध्यान दो, ये जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो कई सारे शेप्स हो सकते हैं। तो उन सभी शेप्स के अंदर कितने एंगल्स है वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? देयर इज सम फॉर्मूला, देयर इज अ फॉर्मूला कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 180 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई बाय n-2, और यहां पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो यहां पे जैसे मान लो कि मेरे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल में अगर मैं इसका जितने भी इंटीरियर एंगल है, अंदर का इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल, तो ये एक एंगल आपको दिख रहा है, यहां पे ये एक एंगल आपको दिख रहा होगा, और एक ये वाला एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो एक ये, एक ये, एक ये, 3 एंगल है। अब ये तीनों एंगल को अगर प्लस करूं, यानी कि हमारा कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर मैं जो भी मेरा शेप है या फिर जो भी मेरा पॉलीगॉन है, उस पॉलीगॉन के अंदर के जितने भी एंगल्स है उनको अगर सम करूं, प्लस करूं द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल, तो वो क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n-2, और n इज द नंबर ऑफ साइड। तो यहां पे अगर ये तीनों एंगल को मैं प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, एंगल ए का वैल्यू, एंगल बी का वैल्यू और एंगल सी का वैल्यू प्लस करके जो भी वैल्यू है वो आएगा। करेक्ट है, जो भी वैल्यू है वो आएगा। तो सेम फॉर्मूला है 180 डिग्री इंटू n-2, यानी कि अगर मान लो कि आपको कोई पॉलीगॉन का निकालना है, मतलब पेंटागॉन का निकालना है, मान लो ये आपका क्या है, पेंटागॉन, मान लो आपका क्या है, हेक्सागॉन। ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ साइड दिया रहेगा, जो भी नंबर ऑफ साइड दिया रहेगा, जैसे मान लो कि इसका जो नंबर ऑफ साइड है, इसका 5 है नंबर ऑफ साइड, इसका नंबर ऑफ साइड 6 है। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला इसमें इंप्लीमेंट करूं, दैट इज 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n-2, तो n कितना है 5 -2, अगर मैं करूं तो 180 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, दैट इज 18 3 54, यानी 540 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी इसका वैल्यू जो आया वो आया 540 डिग्री। मतलब इसके हर एक एंगल को, मतलब ये पेंटागॉन की बात हो रही है, तो इसके हर एक एंगल को, इसको 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 और इसके, तो पांचों एंगल को मैं प्लस करूंगा तो 540 डिग्री आ जाएगा। ये यहां पे आपको बताया हुआ है, तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। सेम हेक्सागोन है, n इज इक्वल टू 6, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n-2, n कितना है 6, 6 - 2 यानी 4, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4, 18 4 होता है 72, यानी 720 डिग्री। तो इस प्रकार से वैल्यू आएगा। तो वही, अगर वही फॉर्मूले को ट्रायंगल में अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, एबीसी के हिसाब से मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n-2, बराबर। n-2 फॉर्मूला n कितना है 3, तो 3 - 2 यानी 1 होता है, 3 - 2 1 होता है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। और हमको एक बहुत अच्छी से पहले से ये चीज पता है कि द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी ये तीनों को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। तो अगर आप देखोगे ये तीनों को प्लस किया, जो कि हमको पहले से ही पता है कि ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो ये 180 डिग्री आया। और जो फॉर्मूले हमें बोला हुआ है वो फॉर्मूले से भी हमने लगाया तो 180 डिग्री आ रहा है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो यहां पे प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आपको कोई
पॉलीगॉन दिया है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन, जो भी है, कितने भी साइड वाला हो, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है दैट इज 180 डिग्री इंटू n-2, और n क्या रहेगा, जितने नंबर ऑफ साइड है, जैसे ये पेंटागन है तो 5 साइड है, हेक्सागन है तो 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो जितने भी साइड रहेगा n की जगह पे उस साइड का वैल्यू डाल दो, 5 डाल दो, 6 डालो, जो भी दिया रहेगा बस कैलकुलेट कर लो, आपका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर शेप। तो ये एक फंडा है जो मैथमेटिशियंस ने क्रिएट किया, बहुत अच्छी चीज है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब इसी से रिलेट करेगा आगे हमारा अगला टॉपिक दैट इज द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है, तो हर ट्रायंगल के अंदर तो आपको एक एंगल था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं इस बार जो कि है एक्सटीरियर यानी बाहर वाला एंगल। तो ये एक बाहर वाला एंगल है, ये एक बाहर वाला एंगल है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक बाहर वाला एंगल है। तो जहां पे भी ट्रायंगल्स बनते हैं और उसके लाइंस को अगर हर एक साइड के लाइंस को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल दिया जाए, तो आपके एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो एंगल ACR यानी ये वाला जो एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्रायंगल ABC का, ठीक है। और एंगल ACR और ACB आप देखोगे तो ये ACR यानी ये वाला एंगल, और ACB यानी कि ये वाला एंगल, एक सेकेंड, ये वाला एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन और ये एक आर्म उसका, तो क्या बन रहा है, ये एंगल बाजू बाजू का एंगल क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। तो वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहां पे भी आपको एक्सटीरियर एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है बाहर पे, तो उसके जस्ट बगल वाला अंदर का एंगल और वो एंगल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। यानी ये एंगल और ये एंगल को दोनों प्लस कर दिया जाए तो मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल का, समझ में आ गया। सेम उसी प्रकार यहां पे अगर आप देखोगे तो ये भी है PAB और QBC या फिर CBQ, जो भी बोल लो आप इसको, तो ये भी क्या बना रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है एक्सटीरियर एंगल की, वो भी देख लो। तो मान लो कि ये मेरे पास ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे उसकी साइड को मैंने एक्सटेंड किया, तो ये जो एंगल बनेगा जिसका नाम है PRS, तो ये एंगल क्या बन रहा है, PRS बन रहा है। तो PRS क्या है, ये बाहर का एंगल है, यानी एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब मेजरमेंट अगर मुझे कोई पूछता है कि बताओ, देखो अंदर का एंगल का मेजरमेंट निकालना हमने बहुत बार किया हुआ है, लेकिन बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल दिया है उसका मेजरमेंट अगर कोई पूछता है आपको तो उसको कैसे निकाला जाए। तो अगर आपको ऐसा दिया रहेगा तो याद रखना कि PRS यानी बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजरमेंट निकाला जाएगा इससे, उसके रिमोट इंटीरियर एंगल से। यानी इसके जस्ट बगल वाला एंगल को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए दो एंगल जो ट्रायंगल के अंदर है, यानी ये वाले एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल। किसको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल, अगर कहीं पे ट्रायंगल में बाहर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, उसके जस्ट बगल वाले एंगल को छोड़ के बचे हुए दोनों एंगल ट्रायंगल के जो रहेंगे उनको बोलते हैं रिमोट इंटीरियर। तो अगर आपको इस एक्सटीरियर का यानी PRS का एक्सटीरियर एंगल का यानी इस एंगल का अगर आपको मेजरमेंट निकालना है तो आपके रिमोट इंटीरियर को प्लस कर दो, दोनों के मेजरमेंट को प्लस कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q, ठीक है। दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल। ये आपको ध्यान में रखना है, बस दैट्स इट। अब सीधा आपको मुद्दे पे लेके चलता हूं जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट होइए, बराबर। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21। ध्यान देना इस पे बच्चा, क्या है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21, बहुत ही बेहतरीन दिखते हुए। चलो क्या है ये देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल। ACD किधर दिख रहा है, ये A ये CD, यानी ये आपको दिया हुआ है एक एक्सटीरियर एंगल 140 डिग्री का। लिख दो यहाँ पे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD जो है ये आपको दिया हुआ है 140 डिग्री, जो कि क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमने छोटा सा लिख दिया। चलो हमारे कन्वीनियंस के लिए हमें बोल रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल A एंड B आर इक्वल, यानी कि जो एंगल A होगा जो रिमोट इंटीरियर होगा, ऑब्वियसली ये एक्सटीरियर है तो इसके बाजू वाले को छोड़ के ये और ये जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, रिमोट इंटीरियर रहेंगे। यानी इसमें क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि A और B जो है, यानी A और B दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम लोग को एक और चीज दिया हुआ है कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल B से, ये हम लोग को दिया हुआ है, दैट इज गिवन हियर, ठीक है। ये दो चीज दे रखा है। हमें बोल रहा है कि एंगल ACD का जो वैल्यू है 140 है, जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल A एंड B, यानी जो AB जो हमने इक्वल लिखा, यानी A और B जो रिमोट इंटीरियर एंगल है, इन शॉर्ट हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर लूंगा कि भाई ये जो रिमोट इंटीरियर एंगल में से जो एक है, यानी एंगल A जो है वो x डिग्री है। तो मैं मान लेता हूं लेट द मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री। मैंने एंगल A को क्या मान लिया बच्चा, ये एंगल A को मैंने x डिग्री मान लिया,
अब एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर है ऑलरेडी, जो कि x डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो ये हम लोग को पता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू x डिग्री। बट हमें एक फंडा पता है कि कभी भी एक्सटीरियर एंगल बनता है तो द मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं वी नो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ये हम लोग को फंडा पता है। तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा कि जो मेरा एक्सटीरियर एंगल जो है जिसका नाम क्या है, एंगल ACD जो दिया हुआ है यहां पे, तो इसका जो वैल्यू है यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD जो है, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं। ठीक है, यहां पे देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD जो कि एक एक्सटीरियर एंगल है, इसका वैल्यू जो रहेगा वो सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर यानी एंगल A प्लस एंगल B के बराबर रहेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ACD का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने 140 डिग्री, तो इसके जगह पे 140 लिख सकता हूं मैं। देखो 140 इज इक्वल टू एंगल A और एंगल B का वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, मतलब एक मान के रखा है कि x डिग्री है, तो मतलब एंगल A का वैल्यू x डिग्री प्लस एंगल B का वैल्यू भी x डिग्री, तो 140 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस x कितना होता है 2x। ठीक है, तो देयरफॉर x डिग्री का वैल्यू अगर हमें चाहिए, मतलब x का वैल्यू जो हमें चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ये 140 इधर रहेगा और उसके नीचे 2 आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट x का वैल्यू आ गया 70। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो हमने x को क्या माना है, एंगल A और एंगल B, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A का जो वैल्यू आ गया 70 डिग्री आ गया एंड एंगल B का जो वैल्यू आ गया वो भी 70 डिग्री आ गया। इस प्रकार से हमें फाइनल आंसर मिल गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आने दो, बस आपको अगर फंडा पता है, आपको अगर फॉर्मूला प्रॉपर्टी पता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा देखो क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, समझो। ठीक है, क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर, ये फिगर में ही कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, देख पा रहे हो, ये बहुत सारा लाइंस है, में ये 6y है, ये 8y है, ये 4y है और ये O है, दैट इज मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का नाम रखा है उन्होंने O पॉइंट है, बाकी ये गैप है, ये गैप है और ये गैप है। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा इसमें ये बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल। तो ये जो बचा हुआ गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला, तीनों मेजरमेंट हमें निकालने हैं। यानी इन शॉर्ट जो मैं ग्रीन कलर से करूंगा अभी, ये वाला, ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है और एक ये एंगल, यानी तीनों जो है वो एंगल निकालना है, बाकी 3 एंगल हमें दिए हुए। तो कैसे करोगे? तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, कुछ मान लूंगा या तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। क्या दिमाग लगाऊंगा? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो एंगल दिख रहा है ये वाला, इसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये पूरा का पूरा ये है 8y, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा दिख रहा है 8y। तो इसके अपोजिट यानी एंगल AOB जो है, इसी के अपोजिट में एंगल DOE है या फिर EOD है। तो इसका नाम में अगर मैं लिखूं कि एंगल EOD जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ये EOD इसके अपोजिट वाले जिसका नाम है AOB से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एंगल AOB से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत यहां तक बच्चा? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो एंगल EOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB, तो इसके अनुसार मेरा एंगल EOD का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा जो कि AOB का बराबर है, और AOB का वैल्यू तो ऑलरेडी उन्होंने देखा है 8y, AOB का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 8y, तो AOB का वैल्यू हमें मिल जाएगा, दिया हुआ है 8y, तो एंगल EOD का वैल्यू है 8y। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, मतलब इसके आगे तो y का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है। तो अब मैं निकालने की कोशिश करता हूं y का वैल्यू। तो मुझे पता चल गया कि ये जो वैल्यू है वो क्या आ गया 8y, देखो EOD, तो EOD का वैल्यू आ गया 8y। अब मुझे अगर आप देखोगे, आप इसको ले लो जिसका नाम है FOE, यानी ये वाला जो एंगल है 4y वाला एंगल, देखो ये वाला, ये 4 वाला y वाला एंगल, उसके बाद ये EOD यानी 8y वाला एंगल, और उसके बाद ये वाला DOC वाला यानी 6y वाला। अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर कंसीडर करूं तो ये क्या बना रहा है? सेमी सर्कल बना रहा है। एंड वी नो दैट सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी अगर मैं इस 4y वाले एंगल को प्लस 8y वाले एंगल को प्लस 6y वाले एंगल को अगर एक साथ प्लस करूंगा तो टोटल क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। डायग्राम से समझ में आ गया वो चीज? ठीक है, चलो तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं क्या
कि फ्रॉम फिगर क्या बन रहा है, एंगल, क्या नाम है इसका, FOE, एंगल FOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC, एंगल DOC यानी EOE, सॉरी FOE, EOD और DOC, ये तीनों एंगल को प्लस करूंगा तो वो क्या बनाएंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, रीजन लिखो आप लोग को, बिकॉज इट फॉर्म्स हाफ ऑफ सर्कल दैट इज 180 डिग्री। ये हम लोग एक बहाना दे सकते हैं, बहाना मतलब रीजन होता है, वो दे सकते हैं। तो FOE का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि दिया हुआ है 4y और उसका 8y, तो FOE की जगह पे मैं लिखूंगा 4y, ठीक है। देखो FOE की जगह पे क्या लिखूंगा, 4y प्लस EOD की जगह पे लिखूंगा मैं 8y प्लस DOC का जो वैल्यू है इन्होंने दे रखा है 6y, ठीक है, बराबर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं बच्चा, ध्यान देना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझो। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। 4y प्लस 8y होता है 12, 12 प्लस 6 होता है 18, तो ये हो जाएगा टोटल 18y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 180 डिवाइड बाय 18 हो जाएगा, 18 1 18, 18 10 180, तो देयरफॉर हमें y का वैल्यू मिल गया 10। y का वैल्यू क्या मिल गया, 10। लेकिन y कोई एंगल है क्या, नहीं, y तो सबके साथ लगा हुआ है, तो जहां जहां y आपको दिख रहा है वहां से आपको उसका एंगल मिल जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, सबसे पहला तो जो हमने निकाल के रखा है एंगल EOD, तो एंगल EOD का वैल्यू हमें मिल जाएगा जो कि क्या है 8y, तो 8y यानी 8 मल्टीप्लाई बाय y, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू है 10, यानी 8 10 80, तो हमें मिल गया किसका वैल्यू बच्चा, ये हमें मिल गया EOD का वैल्यू 80 डिग्री। तो एंगल EOD मुझे मिल गया 80 डिग्री, ठीक है, ध्यान देना, एंगल EOD 80 डिग्री मिल गया। और क्या क्या है निकाल लो फटाफट, एंगल EOD मिल गया, अब दूसरा FOE भी निकल जाएगा, तो एंगल FOE कितना है, FOE का वैल्यू 4y है, तो 4y है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय y, y कितना है 10, तो 4 10 40, तो एक और मिल गया, FOE का वैल्यू मिल गया, ठीक है। इसके अलावा जो जो पता है वो निकाल लो फटाफट, ये निकल गया, ये क्या है, ये EOD 8y ऑलरेडी निकाल लिया 80 डिग्री, FOE निकल गया, फिर ये वाला AOB निकाल लो, एंगल AOB निकाल लो। देखो ये आपको पूछा नहीं है निकालने, जो अननोन है वही निकालना है, जिसमें से हमने ये जो निकाला वो हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। बाकी ये जो हमने निकाल रहे हैं वो आंसर नहीं है, लेकिन हम फिर भी निकाल लेते हैं ताकि इससे हेल्प हो जाए हमारी। कैसे, देखो ध्यान बताता हूं, तो AOB जो है वो 8y दिया हुआ है, तो एंगल AOB का जो वैल्यू है वो है 8y, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय y, यानी 8 10 80, तो इसका वैल्यू भी आ गया 80 डिग्री, ये भी आ गया। चौथा और क्या चीज है, 6y, इसका भी वैल्यू निकल सकता है, माफ करना, क्या नाम है इसका, DOC, तो एंगल DOC इसका वैल्यू हमको पता है 6y है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू भी हमें मिल गया। मतलब इन शॉर्ट जो ये वैल्यू है पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गया, ये वैल्यू पता चल गया, बचा क्या है, कौन सा बचा है, एक ये वाला बचा है और एक ये वाला बचा है। तो हमारा वर्टिकल वाला फॉर्मूला काम आएगा जो हमने पिछले प्रैक्टिस में पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो ये जो है, ये जो एंगल है इसके एकदम वर्टिकली अपोजिट ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल। तो अगर मैं बात करूं AOF की, तो एंगल, देखो ध्यान से, कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे मैं, ध्यान देना, ठीक है, यहां पे बात कर लेता हूं, पांचवा एंगल AOF। तो अगर मुझे एंगल AOF निकालना है तो एंगल AOF क्या है, AOF किसके अपोजिट है, यानी ये जो एंगल है ये एग्जैक्ट किसके अपोजिट है, इसके अपोजिट है, दिख रहा है, जिसका नाम क्या है DOC, यानी कि ये मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, एंगल DOC से। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, रीजन लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके लिए कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा एंगल AOF का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, DOC के बराबर हो जाएगा, और DOC का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है 60 डिग्री, तो हमारा आंसर आ गया 60। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर, तो ये भी निकल गया, और एक आखिरी है वो भी निकाल लो, क्या बचा है, क्या बचा है, ये बच गया, जिसका नाम है BOC, यानी एंगल BOC बच गया। तो एंगल BOC यानी ये एंगल किसके अपोजिट है, देखो ध्यान से, ये एंगल किसके अपोजिट है, वर्टिकली इससे अपोजिट है, जिसका नाम है FOE से, तो यानी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, एंगल FOE से। यहाँ पे भी ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA, मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल BOC का जो वैल्यू हो जाएगा वो FOE के बराबर हो जाएगा। FOE का वैल्यू हमने निकाला है क्या, देखो कहीं पे FOE का वैल्यू कहीं निकाला है, देखो ऑलरेडी निकाल के रखा है 40 डिग्री, देखा, इसलिए हमने पहले निकाल के रखा था, काम आ रहा है हमें। तो FOE का वैल्यू है 40 डिग्री, तो इसके लिए हमारा ये जो एंगल आ गया 40। इस प्रकार से जितने भी एंगल हमें पूछे थे, ये हमारा रिमेनिंग एंगल EOD, ये हमारा आंसर है, फिर ये हमारा आंसर है, और ये हमारा आंसर है, ये तीन चीज
हमें पूछा था, ये हमने निकाल दिया। बाकी ये हमें क्यों निकाला, ताकि इसको हम हेल्प ले सके इसको निकालने के लिए। तो दैट्स इट, ये हमने आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बच्चा, तो क्या आप लोग नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। आई नो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत अच्छी तरीके से इसका आंसर निकल सकता है। अब ये क्या चीज है देखो, इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल नाम का। अब आपको पता ही है आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है बच्चा, ठीक है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि दो साइड सेम होते हैं। तो मान लो कि मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है इस प्रकार का है, ठीक है? आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, दो साइड सेम। तो हमें बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका नाम है एबीसी। तो मैं बनाता हूं एक ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी और सी, मैंने बना दिया। जिसमें बोल रहा है कि एंगल ए और बी जो है इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। बोल रहा है एसीडी इज एन एक्सटीरियर ऑफ एबीसी। तो एसीडी मतलब ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होके इधर डी नाम रख दो, तो ये एक एंगल बनता हुआ नजर आएगा जो कि एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? ये एक एंगल क्या बन रहा है, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? द मेजर ऑफ एंगल एसीबी एंड एसीडी। तो एसीबी का मतलब एसीबी का, यानी ये एंगल आपको दिया हुआ है, एसीबी दिया हुआ है, बराबर दिख रहा है? ये एसीबी का जो वैल्यू है उन्होंने दे रखा है 3x-17। ये वैल्यू दे रखा है उन्होंने, कितना है भाई, 3x-17। लिखता हूं, कहां लिखो यार, 3x-17 ये उन्होंने दे रखा है। कौन सा वैल्यू, अंदर का वैल्यू। अगर आप देख पा रहे हो तो वो जो अंदर का वैल्यू है वो उन्होंने दे रखा है, यानी ये जो एंगल है ये एंगल दे रखा है 3x-17। दूसरा बोल रखा है 8x+10, कौन सा, एसीडी। एसीडी मतलब एसीडी, यानी ये वाला जो है ये आपको दे रखा है इन्होंने कितना, 8x+10 डिग्री, ये एंगल 8x+10 और इसके अंदर वाला 3x-17, ठीक है? तो हमें बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एसीबी एसीडी, मतलब ये भी निकालना है ये भी निकालना है, उसके बाद जाके ये और ये निकालना है, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले ये निकालेंगे फिर ये, मतलब दोनों में से पहले हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अगेन जो हम लोग को पता है वो हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले देखो ये और ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैं ले लेता हूं कि लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो होगा, जो कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बोल रखा है बराबर है, तो एंगल ए और इज इक्वल टू एंगल बी जो होगा उसको मैंने एक्स मान लिया, या फिर एक्स दिया हुआ है वाई मानना पड़ेगा। ये एक्स इसके अंदर दिया हुआ है ना, तो वाई डिग्री मानना पड़ेगा। तो हम क्या ले लेते हैं कि ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या है, वाई डिग्री। तो ये वाई डिग्री हो गया, ये भी वाई डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है? अब मुझे पता है बच्चा कि यहां पे ये वाला एंगल एसीबी, यानी ये वाला एंगल देख पा रहे हो आप लोग, और ये एसीडी, ये दोनों के दोनों एंगल इस स्ट्रेट लाइन के बगल बगल में है जिसमें से ये आर्म जा रहा है, यानी ये एंगल क्या बना रहे होंगे, लीनियर पेयर बना रहे होंगे। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो क्या, कि एंगल एसीबी एंड एसीडी आर इन लीनियर पेयर। ये बता सकता हूं कि नहीं बता सकता बच्चा, बता सकता हूं, एंगल लीनियर पेयर में हो। और हमें पता है कि जब भी कोई दो एंगल लीनियर पेयर में होते हैं बगल बगल के, तो प्लस करके 180 डिग्री आता है, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी एंगल ACB को प्लस करके एंगल ACD के साथ करूं तो प्लस करके 180 डिग्री आएगा। तो इसके अनुसार एंगल ACB का वैल्यू है 3x-17 डिग्री, प्लस एंगल ACD का वैल्यू जो है वो है 8x+10, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो आपके साथ, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना बहुत ध्यान से। ब्रैकेट ओपन करो, x और x को साथ में रखो, तो ये हो जाएगा 3x-17 प्लस 8x+10 इज इक्वल टू 180। मैंने क्या किया, बस ब्रैकेट्स को ओपन किया और कुछ नहीं, ठीक है? तो 3x-17 प्लस 8x+10 इज इक्वल टू 180, बस एक लाइन में उसको लिख दिया। अब x वाले को साथ में लाता हूं, यहां पे एक और लाइन खींच देता हूं, x वाले को साथ में लाओ, तो 3x प्लस 8x कितना हो जाएगा, साथ में लिखता हूं पहले, 3x प्लस 8x, फिर ये -17 और ये +10, नंबर को साथ में लिखा, इज इक्वल टू 180। 3x प्लस 8x होता है 11x, -17 प्लस 10 कितना होता है, 17 में से 10 गया, माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस, 17 में से 10 गया, कितना बचता है, -7, बराबर, -7 बचा, इज इक्वल टू 180। ये 7 को उधर भेज दो, तो 11x -7 180 के पास जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो -7 उधर जाके +7 हो जाएगा, तो 11x इज इक्वल टू 180 के साथ -7 आके +7 हो जाएगा, तो 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 + 7 इज 187। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x विल बी इक्वल टू 187 उधर ही है,
ये 11 और x मल्टीप्लाई में थे, लेकिन x बोलता है 11, तू चले जा 187 के पास, तो 11 जो मल्टीप्लाई में था 187 के पास आ जाएगा, तो वो नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 11। अब 11 के टेबल में ये जाता है क्या, चेक करो, 11 वन जा 11 होता है, इसके टेबल में भी 11 वन जा 11 होता है, लेकिन 18 में से 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 77 आया, 11 7 जा 77, यानी हमारा x का जो वैल्यू आया बच्चा वो आया 17। x का वैल्यू कितना आया 17। तो क्या x का वैल्यू जो 17 आया मैं इसके अंदर डाल सकता हूं, तो इसके अनुसार मेरा एंगल ACD का जो वैल्यू था, एंगल ACB का वैल्यू पहले निकालेंगे हम लोग। तो एंगल ACB का जो वैल्यू है, ACB का वैल्यू क्या है, 3x माइनस 17, बराबर 3x माइनस 17 है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय x 17 है, माइनस 17, बराबर। मैंने बस इसमें 3x माइनस 17 जो हमें बोला था कि ACB का जो वैल्यू ये है 3x माइनस 17 वो लिखा, और इसमें x का वैल्यू 17 है वो डाल दिया। तो 3 7 होता है, सॉरी 17 3 होता है 51, और 51 में से 17 माइनस कर दो तो होता है 34, यानी कि इन शॉर्ट हमें फाइनली देयरफॉर एंगल ACB का जो वैल्यू मिल गया वो आ गया 34 डिग्री। तो एंगल ACB का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 34 डिग्री। आ गया एक चीज, ये एंगल निकाल दिया 34 डिग्री का। अब बाजू वाला एंगल निकालेंगे जिसका नाम है ACD, तो लिखो यहां पे एंगल ACD, इसका वैल्यू क्या है 8x प्लस 10, तो 8x प्लस 10 बराबर, यही है वैल्यू हमारा 8x प्लस 10 बराबर, जिसमें 8 लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे 17 प्लस 10। अब आप देखोगे तो 17 8 जा कितना होता है, 17 8 जा आएगा 126 होता है, करेक्ट कितना होता है, देखो करके देखो, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 156 होता है, आई डोंट नो, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13, 136 होता है, माफ करना मेरा भी थोड़ा टेबल कमजोर हो गया बच्चा, 136 होता है, आप लोग 20 तक टेबल याद रखना, 136। तो हमें मिल गया क्या वैल्यू, हमें क्या वैल्यू मिल गया, देयरफॉर एंगल ACD का जो वैल्यू मिल गया हमें 136 डिग्री मिल गया। क्या क्या वैल्यू मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, ACB का वैल्यू मिल गया, ACD का, यानी ये वाला एंगल दोनों मिल गया हमें, काम खत्म। ACB मिल गया, ACD मिल गया, दोनों मिल गया। अब बचा क्या है, ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A और B। तो एंगल A और B का तो ऑलरेडी हमने मान रखा है y, तो उसको कैसे निकालू भाई। तो अगर आपको ये पता चल गया या फिर ये पता चल गया, तो हमने एक फंडा पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो हमने एक फंडा पढ़ा है कि जो मेजरमेंट ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है रिमोट इंटीरियर का एडिशन, जो अभी अभी हमने देखा। तो हमें पता है, वी नो, दूसरा कलर ले लेता हूं, यहां पे ध्यान देना, वी नो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमने फंडा प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है। तो इसके अनुसार जो मेजरमेंट है किसका, एंगल ACD का, वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बराबर हो जाएगा, जो कि है एंगल A प्लस एंगल B के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ACD का वैल्यू तो हम जानते हैं 136 है, तो इसका वैल्यू क्या है बच्चा, इसका वैल्यू हम जानते हैं, इसका वैल्यू है 136 इज इक्वल टू एंगल A को y माना है, एंगल B को भी y माना हुआ है, देखो y माना हुआ है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो 136 इज इक्वल टू y प्लस y होता है 2y, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 136 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, जो कि आ जाएगा कितना होता है 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, यानी y का वैल्यू हमें मिल गया 68 डिग्री। तो y हमें 68 डिग्री जब मिल गया, तो हम लोग जाते जाते लास्ट में क्या बोल सकते हैं बच्चा, जाते जाते लास्ट में ये बोल सकते हैं कि जो हमें पूछा था एंगल A और एंगल B जो कि दोनों बराबर है, तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ गया 60। इस तरीके से हमने सारे के सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर दिया है इस प्रैक्टिस सेट के, और इसी के साथ ये एग्जांपल होता है कंप्लीट, ये प्रैक्टिस सेट नंबर तो 21 जो है वो भी कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर जिसका नाम है एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स, ये भी होता है टोटल 100%। यहां दोस्तों हर एक चीज को इतनी बारीकी से पढ़ाया गया कि आप सोच भी नहीं सकते। बस एक बार देखो, समझो, और अपने दोस्तों को भी इस मेहनत के बारे में जरूर से बताना, क्योंकि ये मेहनत जो आपके लिए किया जा रहा है रात दिन एक करके, वो वेस्ट ना हो जाए प्लीज। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। ये वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।